डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के लिए क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स जो है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस को हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की विद इन द बैक्टीरियल सेल दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं। ज़्यादातर हम जो है प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादातर हम बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ नहीं करते, प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज का जो कॉपी नंबर होता है वो हाई नंबर पर सेल होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड जो होती है वो 1 से लेके 2 कॉपीज़ पर सेल बनाती है। लेकिन जो कुछ और ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो 15 से लेके 100 कॉपीज़ पर सेल बना देते हैं, तो इसलिए क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम प्लाज्मिड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इनका जो नंबर होता है, कॉपी नंबर काफ़ी हाई रहता है, तो इनको यूज़ किया जाता है। हमारे जो क्लास 12th के अंदर जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है आपका? PBr 322। ये वेक्टर हम यूज़ करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में बहुत बार आता है PBr 322। ये डायग्रामेटिकली व्यू दिया हुआ है इसका बिल्कुल। PBr 322 क्या क्या है इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहले बात आती है इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई क्या होती है? ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। ओराई का काम ही क्या होता है? टू कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द सेल। तो इसको ये क्या करता है? सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर को। तो ओराई पॉइंट होता है। सेकंड होता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल जो मार्कर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइंग और एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जैसे कि एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, को सबको यूज़ किया जाता है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो इनको यूज़ करते हैं। क्लोनिंग साइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्लोनिंग साइट्स में अगर हम पढ़ें तो ये जो होता है रिकॉग्निशन साइट्स भी इनको हम बोलते हैं। रिकॉग्निशन साइट्स का मतलब ही क्या होता है? जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लोनिंग साइट, जैसे EQR1, HIND3, CLA1, PVU1, PST1, ये सारी क्या हैं? क्लोनिंग साइट्स हैं। और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को ये डिफ्रेंशिएट करने में क्या करती हैं? इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। और यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड में हम कट लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो होती है ये। अब बात करते हैं PBr 322 की। तो PBr 322 के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, एम्फिसिलिन R एंड द टेट्रासाइक्लिन R। रेजिस्टेंट होते हैं ये। और आई सीक्वेंस है यहाँ पर, रॉब जीन है, रॉब जीन प्रेजेंट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं इसको। एंड EQR1, CLA1, HIND3, PVU1, PST1, ये सारी की सारी, BAM-H1, SAL1, PVU2, ये सारी क्या हैं? बाहर जितनी भी दिख रही है ये सारी क्या हैं? रिकॉग्निशन साइट्स से क्लोनिंग साइट्स दिख रही हैं। तो ये होता है इकोलाई का जो है वेक्टर PBr 322, जिसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इसका सारा क्या है? वर्क होता है। ये हमने यहाँ तक जो है स्टडी किया है। इसके बाद जो आते हैं कुछ वेक्टर्स आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिकेंस को हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है ये। और अगर हम एनिमल्स के लिए यूज़ करें तो कुछ जो है यहाँ पर जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये सारा क्या है आपका पूरा जो टॉपिक है ये क्लोनिंग वेक्टर्स का है। 12th क्लास के अंदर ये PBr 322 का डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्पिटेंट होस्ट का। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? देखिए, DNA जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये इजीली पास नहीं हो पाता, तो इसलिए बैक्टीरियल सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि ये DNA को अपने अंदर ले ले। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या है?
स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइंस जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह, इनको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़ा सके, इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच द डीएनए एंटर्स इनटू द सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स के थ्रू, इसके जो सेल वॉल के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये इजीली एंटर कर सके। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है देन इट कैन बी फोर्स्ड इनटू द सेल बाय इंक्यूबेटिंग देम विद द हीट शॉक। हीट शॉक दिया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस का होता है, और फिर इसको क्या है आइस के अंदर हम डाल देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कैसे हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं सेल को। नेक्स्ट आते हैं कुछ जो मेथड्स होते हैं जिससे डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में। तो वो कौन कौन से मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है एंड बायोलिस्टिक्स है। माइक्रो इंजेक्शन जो होते हैं वो एनिमल सेल में हम यूज़ करते हैं, और जीन गन या बायोलिस्टिक्स जो होते हैं वो हम प्लांट सेल के अंदर यूज़ करते हैं। माइक्रो इंजेक्शंस कहते हैं इसको। तो माइक्रो इंजेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। और जो अनदर मेथड है जो बायोलिस्टिक्स है उसमें माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड एंड द टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए एंड बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी। तो इसको हाई वेलोसिटी से क्या किया जाता है, बम्बार्डेड किया जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो इस तरह से ये दो प्रोसेसेस जो हैं वो क्या काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द सेल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने का क्या मेथड होता है। तो इसको आइसोलेट करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, एनिमल टिश्यू हो सकता है, जिनमें हम कुछ एंजाइम को यूज़ करते हैं ताकि उसके डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, आइसोलेट कर सकें। अगर हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं तो यहाँ यूज़ करते हैं हम लाइसोजाइम को। प्लांट सेल यूज़ करते हैं तो सेलुलेज को लेते हैं। अगर हम फंगस यूज़ करते हैं तो काइटिनेज को यूज़ किया जाता है। इन सबको हम यूज़ करते हैं फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए, आइसोलेशन के लिए। तो इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल को डाल लिया जाता है, चाहे वो प्लांट का मटेरियल हो चाहे वो बैक्टीरिया का मटेरियल हो, जिससे हमें डीएनए निकालना है। उसके बाद इस एंजाइम को, इन तीनों एंजाइम में से जो भी हमने मटेरियल लिया है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो डीएनए को क्या करता है, आइसोलेट करता है। डीएनए जो है बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाता है, और फिर इस बबल्स को हम निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। तो यहाँ तक जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। आरएनए को भी रिमूव किया जाता है। आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है उससे रिमूव होता है। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं उससे रिमूव किया जाता है। तो ये फॉर्मेशन जो होती है ये सारी की सारी आइसोलेशन ऑफ डीएनए तक हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। और आइसोलेशन के लिए कौन कौन सा मेथड है, टूल्स कौन से होते हैं। लास्ट जो इसमें आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर। क्या होता है, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो है जो भी रीज़न जो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको डिनोट करता है। और फिर यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड लास्ट जो आता है इसका वो है एक्सटेंशन। यहाँ पर एंजाइम यूज़ किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। थर्मस एक्वेटिकस जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बैक्टीरियम होता है ये थर्मस एक्वेटिकस। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं टैग पॉलीमरेज को। तो हीटिंग में क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है जिससे डीनेचर हो जाता है डीएनए। और डीएनए जैसे ही डीनेचर होता है वहाँ पर अनिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अनिलिंग में हम प्राइमर्स को ऐड करते हैं 3' से लेके 5' एंड तक। उसके बाद फिर टैग पॉलीमरेज से क्या है, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं। और सिंथेसाइज होने के बाद क्या है, पूरा प्रोसेस हो जाता है और 30 साइकिल्स होते हैं और एम्प्लीफिकेशन हो जाती है 1 बिलियन टाइम्स। तो ये आता है पीसीआर साइकिल, जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। लास्ट जो आपका टॉपिक रह गया है वो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड द बायोरिएक्टर। उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।